हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 13 ऑस्ट्रेलियाज फॉरेन पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्कस इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स को एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना होगा कि रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत क्यों पड़ी, कौन से मेजर रिफॉर्म्स लाए गए, उनका ट्रेड, इंडस्ट्रीज और सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हुआ और फॉरेन पॉलिसी के साथ उनका क्या कनेक्शन बना। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है इकोनॉमी को नए तरीके से ऑर्गेनाइज करना ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट, कम्पिटिटिव और ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग बन सके। ऑस्ट्रेलिया में 1980 के बाद से मेजर रिफॉर्म्स शुरू हुए जैसे कि डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन और लेबर रिफॉर्म्स। इन स्टेप्स ने एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी को ग्लोबल कम्पिटिटिव इकोनॉमी में बदल दिया। इस आंसर में हम इन इनिशिएटिव्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स और इम्पैक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। 1980 के पहले ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी प्रोटेक्शनिस्ट थी। हाई टैरिफ्स, गवर्नमेंट कंट्रोल्स और प्राइमरी एक्सपोर्ट्स जैसे वूल और व्हीट पर ज्यादा डिपेंडेंस। ऑयल क्राइसिस और इन्फ्लेशन के वजह से ये मॉडल इनएफिशिएंट हो गया। हॉक कीटिंग गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना जरूरी है। की ड्राइवर्स। ग्लोबलाइजेशन और एशिया पैसिफिक कंट्रीज की रैपिड ग्रोथ। ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रीज की कंपेटिटिवनेस गिरना। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत। 2. मेजर इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स। ए. फाइनेंशियल डीरेगुलेशन। 1983 में ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ्लोट कर दिया गया। बैंकिंग सेक्टर लिबरलाइज हुआ, फॉरेन बैंक्स को एंट्री मिली, कंपटीशन और एफिशिएंसी बढ़ी। बी. ट्रेड लिबरलाइजेशन। टैरिफ्स और क्वोटस को ग्रेजुअली कम किया गया। एशिया पैसिफिक के साथ FTAs साइन किए गए। ब्रिटेन से हटकर फोकस एशिया रीजन पर शिफ्ट हुआ। सी. प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। क्वांटस, कॉमनवेल्थ बैंक, टेल्स्ट्रा जैसे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइज किए गए। प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ पर फोकस। पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी लाए गए। डी. लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। सेंट्रलाइज्ड वेज फिक्सिंग की जगह एंटरप्राइज बार्गेनिंग सिस्टम। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। एग्जाम्पल, 1993 इंडस्ट्रियल रिलेशंस रिफॉर्म एक्ट। ए. टैक्सेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। 2000 में GST इंट्रोड्यूस किया गया। नेशनल कंपटीशन पॉलिसी 1995 से मोनोपोलीज तोड़ने और कंपटीशन प्रमोट करने का स्टेप लिया गया। 3. इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। पॉजिटिव आउटकम्स। प्रोडक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस इंप्रूव हुई। ग्लोबल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेशन हुआ। सर्विसेज सेक्टर, एजुकेशन, टूरिज्म, फाइनेंस ग्रो हुआ। FDI इनफ्लोज बढ़े। चैलेंजेस। लेबर फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से इनइक्वालिटी और जॉब इनसिक्योरिटी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन। रिसोर्सेज एक्सपोर्ट्स, आयरन और कोल पर ज्यादा डिपेंडेंस। ग्लोबल इकोनॉमी की फ्लक्चुएशंस का रिस्क। 4. फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल एंगेजमेंट कनेक्शन। रिफॉर्म्स के बाद ऑस्ट्रेलिया का रोल APEC, WTO और एशियन फोरम्स में स्ट्रांग हुआ। एशिया पैसिफिक एंगेजमेंट पर ज्यादा फोकस दिया गया। चाइना, जापान, इंडिया के साथ FTAs साइन किए गए। ऑस्ट्रेलिया एक नॉलेज बेस्ड कंपेटिटिव इकोनॉमी बनने लगा। कंक्लूजन। ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स ने उसकी इकोनॉमी को प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल से निकल कर एक ओपन और ग्लोबलाइज्ड मॉडल बनाया। रिफॉर्म्स जैसे डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन और ट्रेड लिबरलाइजेशन ने कंपेटिटिवनेस बढ़ाई, लेकिन इनइक्वालिटीज और ओवरडिपेंडेंस जैसे चैलेंजेस भी लाए। ओवरऑल, रीस्ट्रक्चरिंग ने ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी और एशिया पैसिफिक में उसकी पोजीशनिंग को स्ट्रांग किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Trace the Cold War cooperation between Australia and the US. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि कोल्ड वॉर के दौरान ऑस्ट्रेलिया और US के बीच कैसा कोऑपरेशन हुआ। इसमें हमें उनके स्ट्रैटेजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक रिलेशंस को कवर करना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अनजस ट्रीटी, मिलिट्री इंटरवेंशंस, रीजनल सिक्योरिटी और एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आंसर। इंट्रोडक्शन। कोल्ड वॉर 1945 टू 1991 एक ग्लोबल टकराव था जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक यूएस के लीडरशिप में और कम्युनिस्ट ब्लॉक सोवियत यूनियन के लीडरशिप में के बीच लड़ाई थी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस के साथ अलाइनमेंट किया। दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन मेनली डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, रीजनल सिक्योरिटी और डिप्लोमैटिक लेवल पर हुआ। यह अलायंस ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन पॉलिसी का बेस बन गया जो आज तक स्ट्रांग है। मेन बॉडी। 1. स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑस्ट्रेलिया को समझ आया कि सिर्फ ब्रिटेन पर डिपेंड रहना रिस्की है, इसलिए उसने यूएस को अपना मेजर सिक्योरिटी पार्टनर बनाया। ANZ-US ट्रीटी 1951 एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस ने डिफेंस कोऑपरेशन का प्रॉमिस किया। ऑस्ट्रेलिया ने यूएस को अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस बेसिस जैसे पीने गैप यूज करने दिया, जो यूएस के न्यूक्लियर और सर्वेलेंस स्ट्रैटेजी के लिए क्रूशियल था। ये पार्टनरशिप सिर्फ सोवियत यूनियन के खिलाफ डिटेरेंस तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि एशिया पैसिफिक में कम्युनिस्ट एक्सपेंशन को रोकने का भी एक टूल था। 2. मिलिट्री एंगेजमेंट और इंटरवेंशंस। कोल्ड वॉर के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने यूएस के साथ कई वार्स और इंटरवेंशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। कोरियन वॉर 1950-53 में ऑस्ट्रेलिया ने यूएस लेड यूएन फोर्सेस के साथ ट्रूप्स भेजे। वियतनाम वॉर में भी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फोर्सेस भेजकर यूएस के कंटेनमेंट पॉलिसी को सपोर्ट किया। इन वॉर्स में शामिल होने का एक रीजन ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया यूएस का ट्रस्ट और प्रोटेक्शन इंश्योर करना चाहता था। 3. आइडियोलॉजिकल और डिप्लोमैटिक कोऑपरेशन। दोनों देश कम्युनिज्म के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल यूनिटी रखते थे। ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा यूएस के पोजीशंस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस और SEATO में सपोर्ट किया। साउथ ईस्ट एशिया में एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स और रीजनल अलायंसेस को ऑस्ट्रेलिया ने ओपनली बैक किया। हालांकि कभी कभी ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जैसे इश्यूज पर अपनी इंडिपेंडेंट स्टांस भी ली, लेकिन ओवरऑल यूएस के लाइन पर चलता रहा। 4. इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। कोल्ड वॉर सिर्फ पॉलिटिक्स और मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट था। ऑस्ट्रेलिया को यूएस के साथ ट्रेड और डिफेंस टेक्नोलॉजी का फायदा मिला। दोनों देश सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी कोऑपरेट करते रहे, जिससे ऑस्ट्रेलिया यूएस लेड नेटवर्क का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गया। कंक्लूजन। कोल्ड वॉर के दौरान ऑस्ट्रेलिया और यूएस का कोऑपरेशन बहुत स्ट्रांग रहा, जो सिक्योरिटी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी के हर फील्ड में दिखा। यह अलायंस मेनली कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए था, लेकिन इसने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन से शिफ्ट करके यूएस के साथ फर्मली जोड़ दिया। ये पीरियड उनके बायलैटरल रिलेशंस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बना गया जो आज भी ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Write a note upon Sino-Australian economic relations. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें चीन और ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में लिखना है। इसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, सर्विसेज जैसे एरियाज के साथ साथ पॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट भी कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइनो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक रिलेशंस का मतलब है चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच के ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज। आखिरी 40 सालों में चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। ऑस्ट्रेलिया अपने आयरन ओर, कोल और LNG जैसे रिसोर्सेज चाइना को एक्सपोर्ट करता है, जबकि चीन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करता है। यह रिलेशन म्यूचुअल बेनिफिट पर बेस्ड है, लेकिन पॉलिटिकल टेंशंस अक्सर इकोनॉमिक टाइज को अफेक्ट कर देते हैं। इस आंसर में हम उनके हिस्ट्री, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। चीन और ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिलेशंस 1972 में एस्टेब्लिश हुए। 1978 के बाद जब चीन ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड रैपिडली बढ़ना शुरू हुआ। 2000 के डेकेड में चीन के इंडस्ट्रियल बूम ने ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्सेज को और ज्यादा डिमांड किया। 2. ट्रेड रिलेशंस। एक्सपोर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया मेनली आयरन ओर, कोल, LNG, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और एजुकेशन सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। आयरन ओर चाइना के लिए सबसे बड़ा इंपोर्ट है। इंपोर्ट्स।
ऑस्ट्रेलिया मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और मशीनरी चाइना से इंपोर्ट करता है। ट्रेड एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ चाइना ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाफ्ता ने एग्रीकल्चर, सर्विसेज और रिसोर्सेज ट्रेड को एक्सपेंड किया। आज के टाइम में चीन ऑस्ट्रेलिया के टोटल ट्रेड का लगभग 1/3 हिस्सा बनाता है। 3. इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज सेक्टर। चाइनीज कंपनीज ने माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। चाइनीज स्टूडेंट्स और टूरिस्ट्स ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन और टूरिज्म सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। 4. चैलेंजेस और टेंशंस। पॉलिटिकल इश्यूज। शिनजांग, हांगकांग और कोविड-19 इंक्वायरी जैसे मैटर्स पर ऑस्ट्रेलिया के स्टैंड की वजह से चीन के साथ टेंशंस बढ़े। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। चाइना ने कभी कभी ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स जैसे वाइन, बार्ले, बीफ और कोल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। सिक्योरिटी कंसर्न्स। हुआवेई के 5G बैन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाई गई। डिपेंडेंसी रिस्क्स। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी एक्सटेंट तक चीन पर डिपेंडेंट है, जिससे इकोनॉमिक प्रेशर का खतरा बना रहता है। 5. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। दोनों कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन जैसे एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ा सकती है। ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया, जापान, एशियन और EU के साथ अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा है। लेकिन चीन के साइज और इंपॉर्टेंस को देखते हुए दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक टाइज फ्यूचर में भी मजबूत रहेंगे। कंक्लूजन। साइनो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक रिलेशंस एशिया पैसिफिक में एक बहुत हाई क्रूशियल पार्टनरशिप है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के कारण दोनों देश एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। फ्यूचर में दोनों को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सिक्योर करते हुए पॉलिटिकल डिफरेंसेस को मैनेज करना होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Elaborate upon political and diplomatic relations between Australia and India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक रिलेशंस को एक्सप्लेन करना है। इसमें हमें उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेजर डेवलपमेंट्स, कोऑपरेशन के एरियाज और चैलेंजेस को कवर करना है। साथ ही रीसेंट डेवलपमेंट्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इंडो पैसिफिक के इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक देश हैं, जिन्होंने पिछले कुछ डेकेड्स में अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक रिलेशंस को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है। दोनों देश डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और मल्टीकल्चरलिज्म जैसे वैल्यूज को शेयर करते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पर रिलेशन थोड़े वीक रहे, लेकिन 21st सेंचुरी में इनमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। आज दोनों के टाइज मेनली ट्रेड, सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन के बेसिस पर बनते जा रहे हैं। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिलेशंस। अर्ली इंटरैक्शंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत डिप्लोमैटिक टाइज एस्टेब्लिश किए। न्यू दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया का हाई कमीशन 1944 में ही खुल गया था। कोल्ड वॉर डाइवर्जेंसेस। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो कर रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया US लेड वेस्टर्न ब्लॉक के साथ था। इसी वजह से दोनों के टाइज लिमिटेड रहे। पोस्ट कोल्ड वॉर री एंगेजमेंट। 1990 के बाद इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और कोल्ड वॉर के एंड ने दोनों के रिलेशंस को नए डायरेक्शन में ले गया। 2. पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट। हाई लेवल विजिट्स। PM जॉन हावर्ड का 2000 विजिट और PM मोदी के 2014 और 2023 विजिट्स ने टाइज को न्यू मोमेंटम दिया। बायलैटरल फ्रेमवर्क्स। फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग और 2+2 डायलॉग जैसे फ्रेमवर्क्स रेगुलर कंसल्टेशन के लिए एस्टेब्लिश किए गए। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। 2009 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ और 2020 में इसे कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाया गया। 3. Areas of cooperation. Economic and trade ties. 2022 में Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA) साइन हुआ। ऑस्ट्रेलिया मेनली कोल और मिनरल्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया IT सर्विसेज, टेक्सटाइल्स और मेडिसिन्स एक्सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस। दोनों देश क्वाड के मेंबर हैं और इंडो पैसिफिक के स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस जैसे AUSINDEX डिफेंस टाइज को स्ट्रांग बनाते हैं। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स। G20, UN, ईस्ट एशिया समिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दोनों मिलकर काम करते हैं। एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज।
ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा और इंडियन स्टूडेंट्स एजुकेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग लिंक बनाते हैं। 4. चैलेंजेस एंड इश्यूज। यूरेनियम सप्लाई। ऑस्ट्रेलिया ने काफी टाइम तक इंडिया को यूरेनियम सप्लाई नहीं किया न्यूक्लियर पॉलिसी कंसर्न्स की वजह से। चाइना फैक्टर। दोनों देश के चीन के साथ अलग अलग रिलेशंस हैं जो कभी कभी कोऑर्डिनेशन को इम्पैक्ट करते हैं। वायलेंस इंसिडेंट्स। 2009-10 में इंडियन स्टूडेंट्स पर अटैक्स ने रिलेशंस को टेम्पररीली स्ट्रेन किया। ट्रेड लिमिटेशंस। अग्रीमेंट्स के बावजूद ट्रेड पोटेंशियल फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है। 5. रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2020। डिफेंस, साइबर, एनर्जी और मैरिटाइम सिक्योरिटी एरियाज में कोऑपरेशन एक्सपैंड हुआ। इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। चीन के असर्टिव बिहेवियर की वजह से दोनों देश और क्लोज आ गए। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस कोऑपरेशन नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। फ्यूचर आउटलुक। दोनों देश का ट्रस्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट्स इन्हें इंडो पैसिफिक के स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स बनाते रहेंगे। कंक्लूजन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस एक कॉशियस स्टार्ट से कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तक आ गए हैं। दोनों देश इंडो पैसिफिक के लिए स्टेबिलिटी के की प्लेयर्स बन चुके हैं। शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ट्रेड, डिफेंस और पीपल टू पीपल टाइज ने इस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। आगे चलकर टेक्नोलॉजी और रीजनल कोऑपरेशन इसे और डीपन करेंगे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Examine Australia-ASEAN interaction. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑस्ट्रेलिया और एशियन के बीच के रिलेशंस को समझना है। हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के एस्पेक्ट्स को कवर करना है, मेजर एग्रीमेंट्स और डेवलपमेंट्स को हाईलाइट करना है, और साथ ही चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑस्ट्रेलिया का एशियन के साथ रिलेशन 1970 से उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। ASEAN 1967 में बना था और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज को एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म देता है। ऑस्ट्रेलिया 1974 में एशियन का पहला डायलॉग पार्टनर बना था, जहां से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। ये इंटरैक्शन ट्रेड, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट के एरियाज में होता है। एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन समझने के लिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड अर्ली एंगेजमेंट। 1974 में ऑस्ट्रेलिया ASEAN का पहला डायलॉग पार्टनर बना, जो साउथ ईस्ट एशिया की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। कोल्ड वॉर के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने एशियन को सपोर्ट किया ताकि कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। बाली कॉन्कॉर्ड्स और ASEAN समिट्स ने दोनों के बीच कोऑपरेशन को और मजबूत किया। एग्जाम्पल। कंबोडिया क्राइसिस के समय ऑस्ट्रेलिया ने ASEAN के साथ मिलकर पीस एफर्ट्स को सपोर्ट किया। 2. इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस। ASEAN ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। ANZFTA, ASEAN ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 2010 में साइन हुआ, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है। एनर्जी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर्स में दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट है। एग्जाम्पल। हर साल एशियन के हजारों स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, जिससे दोनों तरफ इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज स्ट्रॉन्ग बनते हैं। 3. सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया एशियन के साथ एशियन रीजनल फोरम, ARF, ईस्ट एशिया समिट, EAS और ADMM+ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सिक्योरिटी कोऑपरेशन करता है। फोकस एरियाज है काउंटर टेररिज्म, मैरिटाइम सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक में एशियन की सेंट्रलिटी को सपोर्ट करता है और साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए एक्टिव रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज और डिफेंस डायलॉग सिक्योरिटी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। 4. पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंटल कोऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स और रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट असिस्टेंस देता है। 2020 ASEAN ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ने दोनों के टाइज को और एलिवेट किया। केस स्टडी। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने ASEAN कंट्रीज को वैक्सीन और हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड किया। 5. चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ह्यूमन राइट्स और चीन के इश्यू पर कभी कभी डिफरेंसेस होते हैं। एशियन का नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ऑस्ट्रेलिया के रिफॉर्म एफर्ट्स को लिमिट करता है।
लेकिन इंडो पैसिफिक के बढ़ते इंपॉर्टेंस के साथ ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और सिक्योरिटी में कोऑपरेशन और बढ़ने वाला है। कंक्लूजन: ऑस्ट्रेलिया एशियन का रिलेशन ट्रेड, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कोऑपरेशन का बैलेंस्ड मिक्स है। चैलेंजेस के बावजूद दोनों तरफ के लिए ये रिलेशन म्यूचुअली बेनिफिशियल है। आने वाले टाइम में इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में एशियन और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप और स्ट्रांग होगी। ये दोनों के लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ का इंपॉर्टेंट सोर्स है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।